गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज अपनी क्लास शुरू होने जा रही है इंग्लिश की कि उसे कैसे पढ़ना है। तो देखिए मित्रों, मैंने पहले आपको बताया था कि इंग्लिश को असल में पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है, और कहा भी था मैंने कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के सैकड़ों जवाब हैं और इस जवाब में से एक जवाब मेरा भी है। यदि उसको आपने फॉलो किया तो आपके इंग्लिश के सारे सिस्टम, इंग्लिश का जो एक कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश के जो रूल्स हैं, ये समय के साथ साथ ठीक हो जाएंगे और आपका परफेक्शन आता चला जाएगा उसमें। अब किस तरह से पढ़ना है, ये सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी। अब देखिए, जब तक बेसिक इंग्लिश आपको नहीं आएगी दोस्तों, तब तक आपके रूल्स और कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे। तो रूल और कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली काम में लेने के लिए आपको जो इंग्लिश के बेसिक नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। उसके लिए आज शुरुआत करते हैं इंग्लिश की। और मैंने कहा था वेल बिगन इज़ हाफ डन। यदि किसी कार्य की शुरुआत बढ़िया हो जाती है तो आधा काम तो हो जाता है। तो आज वैसे अपने कुछ करने जा रहे हैं, वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेल बिगन इज़ हाफ डन मतलब समझ गए होंगे आप। इसका मतलब होता है कार्य की अच्छी शुरुआत होती है तो आधा काम हो जाएगा और आधे काम में मैं और आप दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और बड़ी लंबी दूरी तय करेंगे तो अपना सारा काम ठीक से हो जाएगा। अब वेल बिगन होगा कहाँ से, अच्छी शुरुआत होगी कहाँ से, इसको समझने के लिए पहले आपको इंग्लिश के डेवलपमेंट पर जाना पड़ेगा कि इंग्लिश असल में हुई कैसे, किस तरह से डेवलप हुई, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा सा प्रीव्यू, किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में। तो दोस्तों इंग्लिश है क्या असल में? तो देखिए इंग्लिश स्टूडेंट्स असल में एक लैंग्वेज है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है और मैंने एक वर्ड लिखा है डायलेक्ट। अब देखिए लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा, और डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। अब बताओ भाषा और बोली में क्या अंतर हो सकता है? तो देखिए डायलेक्ट क्या होगी, आपकी बोली होगी, और लैंग्वेज क्या होगी, आपकी भाषा हो गई। अब मुझे बताओ, जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, भाषा या बोली? तो देखिए उन सभी की अपनी क्या होती है, बोली होती है। और उनको बोली सीखने के लिए कहीं स्कूल कॉलेज वगैरह जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा उनके आसपास का माहौल होता है वैसा वो क्या बोलने सीख लेते हैं। ठीक बात है। तो देखिए क्या होगा, बोली को बोलना है तो क्या चाहिए आपको, माहौल चाहिए। और बोली को सिर्फ बोला जा सकता है, इसे लिखा नहीं जा सकता। और भाषा को लिखा भी जाता है और बोला भी जा सकता है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो बोली को सिर्फ बोला जा सकता है और भाषा के दोनों रूप होते हैं। कौन कौन से? स्पोकन भी होता है और रिटन भी होता है। तो देखिए डायलेक्ट के एक रूप होता है, क्या होगा आपका, स्पोकन होगा। और देखिए भाषा के दो फॉर्म होते हैं। तो देखिए भाषा के दो रूप होते हैं, स्पोकन और क्या हो गया, रिटन हो गया। अब देखिए किसी बोली को बोलना सीखना है तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे कुछ अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ देसी बोलते हैं और कुछ बच्चे गालियाँ बोलते हैं। तो बताओ ये बच्चे लोगों ने गालियाँ कहाँ सीखी, स्कूल कॉलेज जाकर? नहीं, जैसा माहौल था वैसा उन्होंने सीख लिया। और देखिए जैसा सुनते हैं वैसा क्या करते हैं, बोलते हैं। तो बोलने के लिए सुनना ज़रूरी होगा। अच्छा लीडर बनने के लिए आपको क्या भी अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा आपको। ठीक बात है। अब देखिए स्पोकन कैसे होगा? तो देखिए भाषा और बोली को सीखने के लिए क्या चाहिए आपको, माहौल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक बात है। और रिटन है, अब देखिए लिखना है तो लिखना का काम है वो कभी भी माहौल से नहीं आ सकता। इसके लिए आपको फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा लेनी पड़ेगी आपको। तो देखिए लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, औपचारिक शिक्षा लेनी पड़ेगी। औपचारिक का मतलब क्या हुआ? तो देखिए फिर से बात कर रहा हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे जैसा सुनते हैं वैसा बोल लेते हैं। और कभी कभी देखा होगा आपने, घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कोयला उठाते हैं हाथ में, या कोई चौक उठाते हैं, या पेंसिल उठाते हैं, या पेन उठाते हैं। और कई बार तो कोई पत्थर का टुकड़ा उठाकर वो दीवार पर लिखना शुरू कर देता है। वो उसका सिस्टम शुरू हो गया, कौन सा वाला, फॉर्मल एजुकेशन का। वहाँ से जहाँ लिखना शुरू किया, क्या हो गया, फॉर्मल एजुकेशन। देखिए कोयले से लिखना, पेन से लिखना, पेंसिल से,
कुछ भी लिखना किसी तरह से सारा क्या हो गया आपका फॉर्मल एजुकेशन हो गया। अब देखिए औपचारिक रूप से सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है स्क्रिप्ट की, तब आप लिख पाएंगे। अब देखिए स्क्रिप्ट के दो मतलब होते हैं मित्रों, क्या क्या होता है देखिए। तो एक तो इसका मतलब होता है पटकथा। देखिए यदि आप फिल्मी दुनिया की बात करते हैं, हॉलीवुड की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होगा, पटकथा, मतलब पर्दे पे आने वाली कहानी इज नॉन एज स्क्रिप्ट। और यदि भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, ग्रामर की बात करते हैं, तब इसका मीनिंग कुछ और होता है, तब इसका मीनिंग निकलेगा आपका लिपि। क्या होता है, लिपि। और देखिए स्टूडेंट्स, हिंदी है उसकी लिपि क्या होती है आपकी देवनागरी, और इंग्लिश की भी एक लिपि होती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है रोमन स्क्रिप्ट होती है, जिसको इंग्लिश लिखने में ज़रूरत पड़ती है आपको, वो क्या होता है, रोमन स्क्रिप्ट होता है। अब देखिए जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में क्या होता है, अल्फ़ाबेट होते हैं। अब देखिए अल्फ़ाबेट का मतलब क्या हो गया, वर्णमाला होता है। तो देखिए कोई सी भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे कोई सी भाषा हो, सबकी अपनी क्या होती है, अल्फ़ाबेट होती है, जिसको बोलते हैं वर्णमाला होती है, उसके बगैर लिखा जाना संभव नहीं है। अब देखिए अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं, तो देखिए अल्फ़ाबेट में होते हैं लेटर्स, और लेटर्स का मतलब क्या होता है, वर्ण या अक्षर होता है। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको लिखा जा सकता है, वो क्या हो गया, लेटर्स होते हैं। अब देखिए लेटर्स होते कितने हैं इंग्लिश में, 26 A to Z, 26 होते हैं कुल मिलाकर, A to Z होते हैं। अभी आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, अरे पता तो है भाई, लेकिन नई बात सीखने के लिए पीछे से आपको सिस्टम लेना पड़ेगा आपको। अब देखिए लेटर मिलकर क्या होगा, तो देखिए लेटर प्लस लेटर से क्या बनेगा आपका वर्ड बनता है, और वर्ड का मतलब क्या होता है, अरबी शब्द होता है। इसका मतलब मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स क्या बनाएगा, शब्द बनाएगा। इसका मतलब शब्द बनने के लिए अक्षरों का सार्थक समूह होना ज़रूरी होना है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होना होता है। इसका मतलब शब्द बनने के लिए कम से कम कितने अक्षरों की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो देखिए वैसे कम से कम 2 अक्षरों की आवश्यकता होती है, लेकिन 2 शब्द ऐसे होते हैं इंग्लिश में जहाँ सिर्फ एक ही लेटर होता है। अब देखिए वो क्या क्या होता है, तो देखिए एक तो होता है आई और एक होता है ए। ये तो ऐसे शब्द हैं जिनमें एक ही लेटर है आपका, और बाकी में कम से कम 2 की आपको आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए वर्ड मिलकर क्या बनेगा, अब देखिए वर्ड प्लस वर्ड, अब देखिए शब्दों का जो होता है आपका कॉम्बिनेशन, वो क्या बनाएगा आपका सेंटेंस बनाएगा। तो सेंटेंस बनने के लिए क्या चाहिए आपको, शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज नॉन एज सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेटर क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है इंग्लिश की, और सेंटेंस सबसे बड़ी इकाई होती है। द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, वो क्या होता है, सेंटेंस, और वहीं से आपकी समझ क्या होती है, शुरू होती है। ठीक बात है। तो सेंटेंस क्या होता है, सबसे बड़ी यूनिट होती है। अब देखिए मैंने कहा था आपको शब्दों के स्थान बदलने से। अब देखिए स्क्रिप्ट के 2 मतलब मैंने आपको बताया थे, पटकथा और लिपि। शब्द का स्थान बदला, मीनिंग चेंज हो गया, वैसा का वैसा सेंटेंस के साथ भी होता है। अब देखिए सेंटेंस का मतलब नॉर्मली क्या होता है, वाक्य होता है जब आप भाषा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब यही शब्द आपको कहीं अखबार में मिलता है फ्रंट पेज पे, तो इसका मीनिंग सेंटेंस का मतलब वाक्य नहीं होगा, वहाँ पे इसका मतलब निकलेगा सज़ा या फिर सज़ा देना होगा। तो वही शब्द का स्थान बदला तो उसका मीनिंग चेंज हो गया आपका। अब देखिए सेंटेंस क्या होगा, सबसे बड़ी यूनिट होगी आपकी। अब देखिए सेंटेंस में क्या होते हैं, अब देखिए सेंटेंस में क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स का अपना क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस से मतलब शब्दों को एक सही क्रम में लाना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा, ये सेंटेंस, अदरवाइज सेंटेंस नहीं बना सकता वैसे। अब देखिए शब्दों का सीक्वेंस क्या होगा, देखिए तो इन शब्दों को आपको लेना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में आपको लेना पड़ेगा। तो जो सेंटेंस है उसमें क्या होता है, वर्ड्स, और वर्ड्स का सीक्वेंस क्या होगा आपका, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जिसे क्या बोल सकते हैं आप, SVO बोल सकते हैं। देखिए जैसा आप सुनते हैं
वैसा ही बोलते हैं। तो देखिए भाषा का एक सिस्टम बना हुआ है, जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे। तो देखिए दोस्तों, जो दुनिया में पैदा होता है वो सुनेगा भी और बोलेगा भी, और बोलेगा क्या, जैसा वो सुनेगा। इसका मतलब सुनना बोलना तो सब पर लागू होता है, लेकिन भाषा का सिस्टम और भी होते हैं। तो देखिए भाषा के 4 सिस्टम होते हैं, वो क्या क्या होता है। तो ये भाषा के 4 स्तंभ होते हैं आपके LSRW। L का मतलब क्या होगा, लिसनिंग। S का मतलब क्या होगा, स्पीकिंग। R का मतलब क्या होगा, रीडिंग। और W का मतलब क्या होगा, राइटिंग हो गया। तो देखिए जो दुनिया में आएगा वो सुनेगा बोलेगा तो सही, लेकिन R और W कर दे ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए हमारे हिंदुस्तान में एक पॉपुलेशन का बड़ा भाग कैसा है, इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो न तो वो रीड कर सकते हैं, नहीं वो राइट कर सकते हैं। इसका मतलब जो भाषा के 2 स्तंभ हैं L और S, ये तो सब पे लागू होता है, लेकिन R और W सब पे लागू नहीं होता है। RW सिर्फ लागू होता है किस पे, जो फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं उन पर। तो देखिए सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों, वर्ड्स हो गए, और वर्ड्स का अपना क्या होता है, सीक्वेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए जितने भी शब्द होते हैं, देखिए आपके जितने भी शब्द हैं इनका भी अपना एक सिस्टम है इंग्लिश में, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो क्या होगा देखिए, तो देखिए जितने भी शब्द हैं उनका अपना क्या होता है, नेचर, उनका अपना क्या होता है, फंक्शन, और उनकी अपनी क्या होती है, एक पोजीशन। तो देखिए जितने भी शब्द हैं उनका अपना क्या होता है, नेचर होता है। जितने भी शब्द हैं इनका अपना क्या होता है, एक फंक्शन, और जितने भी शब्द हैं इनकी अपनी क्या होती है, एक पोजीशन होती है। अब देखिए शब्दों का नेचर से मतलब होगा शब्दों का मीनिंग, फंक्शन का मतलब कार्य, और पोजीशन का मतलब होता है वो शब्द सेंटेंस में आएगा कहाँ पर, मतलब उस शब्द को सेंटेंस में लगाना कहाँ है, ये क्या होगा आपका पोजीशन। लगने के बाद क्या काम करेगा, क्या होगा फंक्शन, और वो क्या मीनिंग देगा, ये सारा क्या होगा, नेचर, फंक्शन, और क्या बोलते हैं, इसे पोजीशन बोलते हैं। अब देखिए शब्दों का नेचर, फंक्शन, पोजीशन समझने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपको चाहिए ग्रामर बुक की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, ग्रामर बुक की आवश्यकता पड़ेगी। और देखिए स्टूडेंट्स, यदि ग्रामर बुक आपके अपने आप समझ में आती है तो इससे बढ़िया बात तो हो नहीं सकती, दैट इज़ वेल एंड गुड। और यदि अपने आप बुक समझ में नहीं आती है तो फिर आपको आवश्यकता पड़ती है किसकी, ट्यूटर की, मेंटर की, टीचर की, या फिर एजुकेटर की आपको आवश्यकता पड़ती है। हिंदी में जिसे बोलते हैं मास्टर साहब, यहाँ क्या बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने देखा स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं स्पेलिंग में, किसकी, ग्रामर की स्पेलिंग में GRAMMER लिख देते हैं, जो असल में होती नहीं है। ये कौन सी होती है, AR ही होती है। अब देखिए ग्रामर बुक और क्या चाहिए आपको, ट्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये दोनों बढ़िया मिल गए तो लंबी दूरी तय करेंगी। तो देखिए किताब अच्छी मिल गई आपको और ट्यूटर बढ़िया मिल गए आपको तो बहुत लंबी दूरी तय करेंगे। अब ये दोनों से क्या होगा, आपका इंग्लिश के डेवलपमेंट का सिस्टम आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके पहले देखिए मैंने बात की थी सेंटेंस में क्या होते हैं, आपके वर्ड्स होते हैं। देखिए एक बार फिर बात करते हैं। तो देखिए सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं इनका अपना क्रम बताया था, वो क्रम क्या होता है, देखिए वो सब्जेक्ट, तो देखिए सेंटेंस में वर्ड्स का अपना क्रम क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो देखिए वैसे तो सब्जेक्ट के बहुत सारे मतलब होते हैं अलग अलग, लेकिन अभी इसका मतलब क्या निकलेगा, कर्ता। अब देखिए अलग अलग मीनिंग क्या हो सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट का एक तो मतलब होता है विषय, इसी सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। तो देखिए जहाँ राजा होता है और राजा की क्या होती है, प्रजा, उसे भी क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट बोलते हैं। अभी इसका मतलब क्या, देखिए ग्रामेटिकली बात करेंगे तब इसका मतलब क्या निकलेगा, कर्ता। और इसी का एक मीनिंग और होता है। तो देखिए आपके 2 तरह के एग्जाम होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपके पास बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, एक आंसर देना होता है। और सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको विस्तार से आंसर देना होता है। तो सब्जेक्ट का अपना एक मीनिंग विस्तार करना भी हो गया। उसके बाद क्या होती है, वर्ब, जो एक्शन होता है, कार्य होता है जो कर्ता करेगा। और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, कर्म होगा। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का असर जिस पर होता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। और देखिए ऑब्जेक्ट के भी अपने अपने मीनिंग होते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट का अपना एक मीनिंग क्या हो गया,
अभी कर्म है ग्रामेटिकली। और इसी का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। ऑब्जेक्ट का मतलब, इसी ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु भी होता है भाई। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं कि नहीं, वहाँ इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। और इसी ऑब्जेक्ट का एक मीनिंग और होता है क्या, आपत्ति करना या आपत्ति जताना। इसका मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूँ, मतलब आपके दिमाग में आपने कभी कोर्ट कचहरी का मामला देखा होगा, तो वहाँ पे जो वकील लोग होते हैं वो जिरह कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं किसी केस को लेकर, और वहाँ पे अक्सर इन शब्दों को आप सुनते हैं, ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड या फिर आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, सुनते हैं। उस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, आपत्ति करना या आपत्ति जताना हो गया। और जज साहब फिर क्या बोलते हैं इसके बदले में, ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड या ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड बोलते हैं ना, वो शब्द यहीं से निकला हुआ है। अब देखिए सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्म। अब देखिए कर्ता बनेगा कौन, तो कर्ता बनाने के लिए काम करने वाला होगा, वो तो ठीक बात है, लेकिन ग्रामेटिकली बात करेंगे तो कर्ता बनने के लिए कौन सी आपको नाउन या फिर प्रोनाउन चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट बनेगा कौन, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले नाउन चाहिए, और नाउन नहीं है तो फिर प्रोनाउन चाहिए। दोनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है, उसके बगैर आपका सेंटेंस शुरू नहीं होता। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, देखिए वर्ब। और वर्ब क्या होता है, नॉर्मली एक्शन होता है, ठीक बात है। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म हो गया। और ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, तो कर्ता कौन बनता है, नाउन प्रोनाउन बनता है। और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, तो ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन प्रोनाउन ही बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के लिए आपको नाउन प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आपको वाक्य बनाना है तो वाक्यों में 3 एलिमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ती है नॉर्मली, नाउन प्रोनाउन और क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। इन तीनों को यदि आप सीरियसली पढ़ लेते हैं तो आपका सेंटेंस बनने लग जाएगा और लिखी बातें आपके समझ में आने लग जाएगी। देखिए वर्ब को तो आपने बहुत अलग अलग ढंग से पढ़ा है दोस्तों, लेकिन नाउन प्रोनाउन को आपने पढ़ा तो है, लेकिन इस तरह से पढ़ा जैसे इसका एग्जाम में कोई रोल ही नहीं होता है। इसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। एक परिभाषा दे दी, 2-4 एग्जाम्पल दे दी और नाउन ख़त्म। वैसा का वैसा प्रोनाउन के साथ किया आपने, इसकी डेफिनेशन बता दी, 2-4 एग्जाम्पल दे दिए और प्रोनाउन ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, इसमें से बहुत अलग अलग ढंग से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसे सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, दोनों टॉपिक को, नाउन को भी और प्रोनाउन को भी हो। वर्ब को तो आपने पढ़ा है, टेंस में पढ़ लिया, एक्टिव वॉइस में पढ़ लिया, पैसिव वॉइस में पढ़ लिया, मॉडल में पढ़ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़ लिया, लेकिन नाउन प्रोनाउन को आपने सीरियसली नहीं पढ़ा, तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा भाई। अब देखिए सेंटेंस में क्या हो गया, आपके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए SVO, ये हो गया आपके 3 एलिमेंट्स। अब देखिए गुरुजी पढ़ाएंगे आपको शब्दों का नेचर, फंक्शन और क्या पढ़ाएंगे आपको, पोजीशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको, तो बताओ गुरुजी आपके हैं वो कैसे पढ़ाएंगे आपको, आपके अनुसार पढ़ाएंगे या गुरुजी खुद के अनुसार पढ़ाएंगे, या फिर पहले दिन सिलेबस को फोकस करेंगे और उसके अनुसार पढ़ाएंगे। तो देखिए तीनों चीज़ें ठीक नहीं रहेगी शुरू में, न तो आपके अनुसार पढ़ाएंगे, नहीं गुरुजी अपने खुद के अनुसार पढ़ाएंगे, और नहीं पहले दिन सिलेबस को फोकस किया जा सकता है। शुरू में आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक्स जो इंग्लिश के, उसके लिए तो देखिए इंग्लिश आने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, वो सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका आगे जो इंग्लिश का सिस्टम है वो प्रॉपरली डेवलप होगा। तो देखिए टीचर आपको कैसे पढ़ाएंगे, तो देखिए जानना क्या आपका शब्दों का नेचर, क्या जानना है शब्दों का फंक्शन, और क्या जानना है आपको शब्दों की पोजीशन। इसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, और वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपका टॉपिक डेवलपमेंट होता है। टोटल कितने टॉपिक होंगे जिन्हें पढ़ने के बाद आप कह सकते हैं कि आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा हो गया और आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से टेक कर सकते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से दे सकते हैं। तो बड़ा मेहनत वाला काम है, काम तो करना पड़ेगा आपको, ठीक बात है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्द भेद। और देखिए पहले मैंने कहा था कि शब्दों के स्थान बदलने से मीनिंग चेंज हो जाता है। मीनिंग चेंज कैसा हुआ था, देखिए स्क्रिप्ट के 2 अलग अलग मीनिंग बताए थे आपको, सेंटेंस के मैंने मीनिंग अलग बताए थे आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मीनिंग अलग अलग बता दिए मैंने आपको। और अब मैं बता रहा हूँ, देखिए स्पीच का मतलब क्या होता है, भाषण, और अभी स्पीच का मतलब क्या होगा, ये शब्द होगा।
और पार्ट का मतलब क्या होता है, देखिए भाग होता है, हिस्सा होता है, लेकिन अभी इसका मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, भेद। तो अभी पार्ट का मतलब क्या हो गया, भेद। स्पीच का मतलब क्या हो गया आपका, शब्द हो गया, तो शब्द भेद। और शब्द भेद का मतलब होता है भाषा भेद। तो ये बात हिंदी में भी होती है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं। हिंदी में भी एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, देखा होगा आपने। जैसे ये जो वर्ड लिखा है भेद, इसके हिंदी में कई सारे मीनिंग होते हैं, आपको पता होगा। इस भेद का पहला मीनिंग होता है छेद करना, होता है भेद दे। दूसरा मीनिंग क्या होता है, प्रकार, काइंड्स। तीसरा मतलब क्या होता है इसका, डिफरेंस, अंतर। और चौथा मीनिंग होता है रहस्य, सीक्रेट। और कई बार बोलते भी हैं कि ज़्यादा बोल मत, मैं तेरे सारे भेद खोल दूंगा। तो इस भेद का मतलब क्या हो गया, सीक्रेट हो गया। तो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में होता है। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं टोटल, तो देखिए जितने भी ग्रामरियन हुए हैं उन्होंने अभी तक जो बताया है वो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपके, 8। और चूँकि गुरुजी को पढ़ाना है तो गुरुजी का अपना सिस्टम कुछ नहीं होगा। जिस तरह से इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ है वैसे ही आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। गुरुजी आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाइए। तो देखिए सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो बताओ। भाषा का जो सबसे बड़ा कंटेंट है वो क्या होता है आपका, सेंटेंस होता है। और सेंटेंस की शुरुआत कैसी होती है, आपके सब्जेक्ट से होती है। फिर क्या होता है आपका वर्ब, और फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक बात है। अब देखिए सब्जेक्ट बनेगा कौन, तो देखिए सब्जेक्ट बनता है आपका नाउन या प्रोनाउन बनेगा। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा आपका, नाउन होगा, क्योंकि नाउन नहीं होगा तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, और सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या हो गया, नाउन है। और देखिए नाउन का मतलब क्या होता है आपका, संज्ञा होता है। ठीक बात है। और नाउन नहीं है तो फिर प्रोनाउन, दोनों में से किसी एक का होना जरूरी होगा। तो देखिए या तो नाउन चाहिए या फिर क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। तो ये आपका सेंटेंस शुरू हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अब देखिए इसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में यदि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है कि नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है, तो वो क्या होगा, तो देखिए समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन, वो क्या होगा, वो होता है आपका एडजेक्टिव। और इसे बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके पास नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। इट मीन्स जब तक नाउन प्रोनाउन नहीं है तब तक एडजेक्टिव का कोई रोल ही नहीं होता है। ठीक बात है। अब देखिए तीनों शब्द मिलकर क्या बनेंगे आपके, तो तीनों के तीनों शब्द मिलकर क्या बनेंगे, या तो सब्जेक्ट बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट। इन शब्दों को यदि आप वर्ब के पहले यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। और वर्ब के बाद इस्तेमाल करने से क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। देखिए बेसिक बता रहा हूँ, वर्ब के पहले क्या होगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। आगे जाके सिस्टम बहुत सारे बदलेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझना है आपको कि वर्ब के पहले क्या आता है आपका सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है। इनसे क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट, या क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब जब कर्ता बन गया तो क्या चाहिए उसे, क्रिया। और क्रिया का मतलब क्या होता है आपका वर्ब। अब कर्ता क्या करेगा, काम करेगा, और काम करने के लिए क्या चाहिए उसे, वर्ब चाहिए। तो वर्ब का मतलब क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब देखिए कर्ता जब काम करेगा तो उसके काम करने का ढंग भी तो होता है कि नहीं। अब जब काम करने का ढंग क्या होगा आपका, उसको बोलते हैं एडवर्ब। उन्हीं क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है हिंदी में। इसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिए एडवर्ब तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके पास वर्ब नहीं होती। इसका मतलब वर्ब के बगैर एडवर्ब का कोई रोल नहीं है। जिस तरह से नाउन प्रोनाउन के बिना एडजेक्टिव का कोई रोल नहीं होता है, वैसे ही एडवर्ब का रोल नहीं है। तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे आपके, वर्ब। अब देखिए सेंटेंस में क्या क्या मिला आपको, तो सेंटेंस का आपको सब्जेक्ट मिल गया, सेंटेंस का आपको ऑब्जेक्ट मिला, सेंटेंस की आपको वर्ब मिल गई। इट मीन्स क्या हुआ, सेंटेंस आपका पूरा हो गया। अब देखिए सेंटेंस पूरा होने के बाद कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में जो आप नाउन या प्रोनाउन यूज़ करते हैं या जो शब्द यूज़ करते हैं, इनके बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है। अब देखिए शब्दों के बीच का संबंध बताने के लिए क्या चाहिए आपको, प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं, शब्द आते हैं, उनके बीच में जो एक संबंध है वो कैसे स्पष्ट करेंगे आप,
प्रेपोजिशन जिसका मतलब क्या होता है कारक। अब देखिए हिंदी में आपने कारक पढ़े हुए हैं और शायद उसकी टेबल पढ़ी हुई है आपने, है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, ये सब सारी चीज़ें पढ़ी आपने। वो टेबल बड़ी आसान थी हिंदी में, बट इंग्लिश में देखिए ऐसी कोई टेबल नहीं है। इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा सीरियसली। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टॉपिक है इंग्लिश का, कोई बात नहीं, इसको आसान बना देंगे, लेकिन प्रीपोजिशन की बड़ी भूमिका रहती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए जहाँ प्रीपोजिशन लगाना होता है आपने नी लगाया तो प्रॉब्लम, जहाँ नी लगाना था वहाँ लगा दिया तो प्रॉब्लम, लगाना था कोई और लगा दिया कोई और तब भी प्रॉब्लम। अब देखिए नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध कैसा होता है ज़रा देखिए एक बार। तो देखिए बोर्ड जो आप देख रहे हैं एक नाउन है और मैं यहाँ खड़ा हूँ बोर्ड के सामने, मैं भी क्या हूँ एक यहाँ पे फिलहाल नाउन हूँ, व्यक्ति हो गया, ठीक बात है। इस बोर्ड और मैं व्यक्ति के बीच में एक संबंध है, आप कैसे बताएंगे? तो मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी? तो मैं खड़ा हूँ बोर्ड के सामने, दैट इज क्या होगा भाई? तो जो बोर्ड के सामने जो वर्ड है, इन फ्रंट ऑफ जो वर्ड है या बिफोर जो वर्ड है वो क्या आपका प्रीपोजिशन है। ये जो पेन है नाउन है और हाथ है वो भी क्या आपका नाउन है। अब देखिए पेन कहाँ है असल में, देखिए आप, तो देखिए हाथ की अंगुलियाँ हैं और पेन कहाँ है, देखिए अंगुलियों के बीच में, तो ये बीच में क्या होगा आपका प्रीपोजिशन हो गया, दैट इज कारक हो गया। तो इसका काम क्या हो गया, शब्दों के बीच में संबंध बताना, क्या हो गया आपका प्रीपोजिशन कारक हो गया। अब देखिए प्रीपोजिशन यूज होने के बाद फिर सेंटेंस में कोई कमी नहीं रहती, सारा का सारा सिस्टम क्लियर हो जाता है, पूरा वाक्य बन जाता है। अब जब वाक्य बनने लग गए तो फिर सवाल पैदा होता है कि हम क्या करेंगे, वाक्यों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो वाक्यों के बीच में संबंध बताकर उनको आपस में जोड़ना क्या होता है, कंजंक्शन होता है। और कंजंक्शन का मतलब होता है हिंदी में संयोजक, और संयोजक का मतलब होता है लिंकिंग वर्ड होता है, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या हो गए आपके संयोजक। और मेरे विद्यार्थियों कंजंक्शन यूज होने के बाद फिर सेंटेंस में कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, सेंटेंस पूरा बन जाता है। और यहाँ तक यदि पहुँच गए आप सिस्टमेटिक ढंग से तो इंग्लिश आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक बात है। अब देखिए भाषा डेवलप हो गई और भाषा डेवलप होने के बाद भाषा में क्या होते जानते हैं, फीलिंग्स। जैसे मान लो कभी खुशी है, कभी गम है, कभी सरप्राइज है, आप कैसे बताएंगे, कभी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो खुशी गम सरप्राइज को बताने के लिए क्या होता है, यहाँ पर भी एक पार्ट ऑफ स्पीच बनाया गया इंग्लिश में, और वो क्या होता है, वो होता है आपका इंटरजेक्शन। क्या होता है वो, इंटरजेक्शन। और इसका मतलब क्या होता है, विस्मयादि बोधक शब्द, या इसको विस्मय बोल सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए। क्या होता है आपके विस्मयादि बोधक शब्द, यहाँ क्या बोलेंगे आप, इसे विस्मय बोलेंगे। तो इस तरह से कितनी बातें होगी आपके पास, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। इनके पढ़ने का उद्देश्य क्या रहा, वर्ड्स का नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, पोजिशन क्या है, और वर्ड्स का आप क्रम किस तरह से बिठाएंगे, उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो सीक्वेंस क्या होगा आपका, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इन 8 बातों को आपको बहुत ही सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। इसमें इंटरजेक्शन का रोल कम है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना तो तब भी बनता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी बातें जो आपको पढ़नी पड़ेगी वो जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए अब बात करते हैं इसके बाद और कौन कौन सी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। देखिए ज़रा, अब देखिए इनके अलावा कौन सी बातें पढ़ेंगे आप, जिससे आपका जो सिलेबस का सिस्टम है वो पूरा हो जाएगा। क्या क्या टॉपिक आपका रहेंगे टोटल। तो देखिए अगले जो टॉपिक आपके निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे, वर्ब से। अब देखिए जब वर्ब पढ़ेंगे आप, क्रिया पढ़ेंगे, तो इसमें से आपके और भी बहुत सारे टॉपिक निकलते हैं। अब देखिए वर्ब पढ़ेंगे तो पहला टॉपिक क्या होगा आपका, उसमें देखिए उसमें आपका पहला टॉपिक होगा टेंसेस, जो आपका बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। और कई बार आप पढ़ते हैं इस टॉपिक को बड़े इस तरह से हैं, ता है, ती है, ते हैं, रहा, रही, रहे हैं, चुका, चुकी, चुके हैं, इस तरह से पढ़ते हैं आप लोग हैं, अनुवाद करके हैं। और कई बार तो ऐसे चुकते हैं कि वापस ट्रैक पर ही नहीं आते मेरे भाई। तो टेंस को आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है, ता है, ती है, ते हैं, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी और चुके, इस तरह से नहीं। एक नया कॉन्सेप्ट है, नया सिस्टम है, नया रूल है, वो बात करेंगे आगे, लेकिन पहले बेसिक इंग्लिश की बात करेंगे। तो देखिए टेंस पढ़ेंगे जिसमें से क्या क्या निकलेगा आपका, प्रेजेंट, पास्ट, और क्या होते हैं आपके फ्यूचर टेंस होते हैं। कितने हो गए, 3 हो गए। ये पहला टॉपिक कहाँ से निकला आपका, वर्ब से। उसके बाद वर्ब पढ़ेंगे, उसमें से क्या निकलेगा। तो देखिए जो आपने टेंस पढ़े हैं, इन्हीं टेंस को वापस कैसे लिखा जाए बदल कर की,
इनका मीनिंग चेंज नहीं हो, उसे बोलते हैं वॉइस। क्या होते हैं आपके वॉइस, कितने होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मतलब जो कार्य कर रहा है उसकी बड़ी भूमिका होती है, और पैसिव वॉइस का मतलब है जो कार्य कर रहा है उसकी भूमिका गौण हो जाती है, मतलब उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। वाक्य किस में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। अब देखिए वॉइस पढ़ने के बाद वर्ब का जो पैटर्न है वो ये होगा कि एक सिस्टम निकल के आता है इसमें से, वो क्या होगा, देखिए नॉन फाइनाइट्स। और देखिए मित्रों, इस टॉपिक को आपने नॉर्मली डिटेल में नहीं पढ़ा, पढ़ा तो होगा मेरे ख्याल से, लेकिन आपने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है। और नहीं पढ़ने की वजह से क्या हुआ, आपको अखबार समझ में नहीं आता, आपको लिखने समझ में नहीं आती, क्या लिखा है समझ नहीं सकते आप। उसकी वजह क्या है, वही टॉपिक है। इस टॉपिक को यदि आपने पढ़ लिया सीरियसली तो जो आपका अखबार है वो समझ में आने लग जाएगा आपको, और कोई भी चीज़ आप अंग्रेजी की पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लग जाएगी। इतना बड़ा रोल है किसका, नॉन फाइनाइट्स का। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें होती हैं, तो देखिए इसमें पहला क्या होता है, इसमें देखिए पहला होता है आपका इन्फिनेटिव होता है। और देखिए इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है टू या फिर फुल इन्फिनेटिव, जो कैसे बन के आता है, देखिए टू के साथ होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बना आपका, टू फर्स्ट वर्ब, जैसे टू गो, टू राइट, टू हेल्प, टू टीच। और दूसरा क्या होगा, देखिए दूसरा होगा आपका बेर इन्फिनेटिव। तो देखिए एक तो टू लगकर बनता है और एक बिना टू के बनता है। जो बिना टू के बनता है वो क्या होता है, बेर इन्फिनेटिव, जो कैसा दिखेगा आपको, ये फर्स्ट वर्ब के जैसा ही दिखेगा आपको। तो ये बना आपका पहला इन्फिनेटिव का टॉपिक बना। दूसरा बनेगा जेरंड। अब देखिए जेरंड क्या होता है, आईएनजी वर्ब होती है, दैट इज फोर्थ वर्ब कह सकते हैं आप इसे। तो देखिए जो वर्ब का मूल रूप होता है उसमें क्या लगाते हैं, आईएनजी, क्या बन जाता है, वो जेरंड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए तीसरा पॉइंट इसमें बन के आते हैं आपके पार्टिसिपल्स। और देखिए पार्टिसिपल्स तीन होते हैं, ये वो सारी वर्ब की फॉर्म है, अलग अलग नाम दिया गया समझने के हिसाब से इनको। तो देखिए एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी आपकी आईएनजी वर्ब होती है और फोर्थ वर्ब होती है। अब देखिए जेरंड क्या होता है आपका, आईएनजी वर्ब फोर्थ वर्ब होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी क्या होता है आपका, आईएनजी और क्या होती है, फोर्थ वर्ब होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए दोनों देखने में तो एक ही जैसी हैं, लेकिन दोनों के यूज में बहुत अंतर है। तो मैंने कहा ना, शब्दों के स्थान बदलने से उनके मीनिंग और उनके पर्पस बदल जाते हैं सारे के सारे। यहाँ पर भी ऐसा होगा, डिस्कस करेंगे बाद में। और देखिए फिर होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या होती है आपकी, वर्ब की होती है थर्ड फॉर्म होती है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और ये कैसा दिखता है, देखिए तो ये दिखता है हैविंग थर्ड वर्ब। तो देखिए नॉन फाइनाइट्स का बहुत बड़ा रोल होगा आपका इंग्लिश के अंदर। पहला क्या हो गया आपका, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, टू इन्फिनेटिव और वेर इन्फिनेटिव। फिर क्या होगा आपका जेरंड आईएनजी वर्ब हो गया, फोर्थ वर्ब जिसे बोलते हैं। फिर बने आपके पार्टिसिपल्स, और पार्टिसिपल्स में तीन बातें होती हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो जेरंड के जैसा दिखता है, लेकिन फ़र्क है दोनों में। फिर होता है पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड वर्ब होती है, और फिर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, कैसा दिखता है, हैविंग थर्ड वर्ब दिखता है। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रेजेंट टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, और पास्ट पार्टिसिपल का पास्ट टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, अब देखिए चौथा क्या होगा इसमें, फोर्थ, क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनेगा। तो देखिए जैसा सब्जेक्ट वैसी क्या होगी आपकी वर्ब होगी, ठीक बात है। अब देखिए सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, तो सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, सिंगुलर, और कैसा हो सकता है, प्लूरल। तो देखिए जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी क्या होगी आपकी वर्ब, इसी क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी आपकी सिंगुलर, और सब्जेक्ट कैसा होगा प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी आपकी प्लूरल ही होगी।
तो इसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे कॉन्कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्या होगा देखिए, इसके बाद आपका बहुत पसंदीदा टॉपिक आएगा, उसका नाम होगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होगा? जिसे क्या बोलेंगे आप? प्रत्यक्ष, और क्या बोलते हैं इसे? अप्रत्यक्ष कथन के नाम से जानते हैं। क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे क्या बोलते हैं? नरेशन भी बोलते हैं। तो देखिए, जिस तरह सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं आप? कॉन्कॉर्ड, वैसे ही क्या होगा जो डायरेक्ट एंड स्पीच, इसी क्या बोलते हैं आप? नरेशन बोलते हैं। एक ही बात है। ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, हालांकि इसको बहुत ज़्यादा जटिल बना रखा है, बाकी ऐसा है नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ने का मज़ा आएगा आपको। इसके बाद क्या निकलेगा इसमें से? देखिए, जब नरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें से एक छोटा सा टॉपिक आपका क्या निकलेगा? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। अब देखिए, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एक सेंटेंस में यदि आपको पहले से टेंस दिया हुआ है तो दूसरे सेंटेंस में कौन सा टेंस आएगा, इसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस ऑफ टेंस बोलते हैं। ठीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या होगा देखिए आपका, उसके बाद वर्ब की बात करें तो वर्ब में आपके आते हैं मॉडल्स। और देखिए, मॉडल्स भी अपने आप में वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? भाववाचक क्रिया होती है, मतलब ऐसी क्रिया जिनमें कोई ना कोई भाव छुपा होता है, क्या कहलाती हैं? आपकी मॉडल्स कहलाती हैं। ठीक बात है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वर्ब का, वो क्या होगा आपका? देखिए, टैग क्वेश्चन। क्या होगा आपका? टैग क्वेश्चन होगा। और टैग क्वेश्चन का मतलब क्या होता है हिंदी में? इसको बोलते हैं वाक्यांत प्रश्न। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंत में कोई प्रश्न लगाकर पूछना, क्या होता है आपका? वाक्यांत प्रश्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं? टैग क्वेश्चन। और कई बार क्या बोलते हैं उसे? पुच्छल प्रश्न भी बोलते हैं इसे। तो देखिए, वैसे क्या होता है, वाक्य शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से तो प्रश्न बनाता है, वाक्य शुरू होता है आपका WH वर्ड से तब भी आपका प्रश्न बनाता है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो प्रश्न शुरू नहीं करते हैं, प्रश्न खत्म करते हैं। तो ऐसा प्रश्न जो वाक्य खत्म करने के लिए काम में लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टैग क्वेश्चन बोला जाता है। कितनी बातें होगी टोटल? 8। तो देखिए, 8 क्या होंगे आपके? पार्ट्स ऑफ स्पीच, और 8 क्या हो गए आपके? वर्ब के टॉपिक हो गए। टोटल कितने हो गए आपके? 16 टॉपिक हो गए। इन 16 टॉपिक से अगला सिस्टम आपका शुरू होता है कि एग्ज़ाम में इनमें से किस किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे कायम है, सबका अपना अपना रोल है। तो देखिए, टोटल कितने टॉपिक होते हैं आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में करीबन 30 टॉपिक होते हैं। जो 16 टॉपिक तो सीधी ग्रामर से लिंक है, और बाकी जो 14 टॉपिक है उनमें से कुछ ग्रामर से लिंक है और कुछ वर्ड पावर से लिंक है। तो बाकी कौन कौन से टॉपिक है इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा टोटल कितने टॉपिक हैं आपके इंग्लिश के अंदर। तो देखिए, अगली बातें कौन सी होगी वो देखते हैं ज़रा। तो देखिए, पहला जो सिस्टम है वो क्या होता है? कॉमन एरर, जो इन्हीं में से कहीं न कहीं से बन के आती है आपकी। अब देखो, कॉमन एरर का मतलब क्या होता है? सेंटेंस आपको दे रखा होता है, सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलती है ये बताना क्या होता है आपका? कॉमन एरर। अब देखिए, कॉमन एरर में क्या होता है? सिर्फ गलती कौन से पार्ट में ही बताना होता है, उसे सुधारने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक बात है। और मान लो सुधारने के लिए कह देते हैं तो फिर अगला टॉपिक बन जाता है, और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलती है ये बताना क्या होगा? कॉमन एरर। उस गलती को सुधारना उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। तो देखा, ये दोनों टॉपिक अलग अलग नहीं है, नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो सिस्टम कैसा है? सेम है। एक बार गलती बता दो और गलती है उसको सुधार दो। अच्छा, उसके बाद क्या बनेगा टॉपिक? देखिए क्या बनेगा? फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कैसे करेंगे? अब देखिए, सेंटेंस आपको दे दिया, 4-5 ऑप्शन दे दिए, उनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ये भी सारा मामला ग्रामेटिकली या वर्ड पावर पर आपका डिपेंड करेगा। तो देखिए, जो 3 चीज़ें हैं आपको दी हुई, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक, ये तीनों नाम तो अलग अलग है, बाकी तीनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो क्या है? सेम है, एक ही बात है, दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं पर भी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? देखिए,
उसके बाद होते हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है ऐसे वर्ड ग्रुप जिनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कैट्स एंड डॉग्स है, इसका शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया आपका कुत्ते बिल्लियाँ हो गया, लेकिन यही वर्ड ग्रुप जब इडियम बन के आता है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा बताएं? तब इसका मतलब होता है मूसलाधार। और मूसलाधार किस लिए काम में आता है? बारिश होने के लिए काम में आता है, आपको बताइए। अब देखिए 6 एंड 7 जानते क्या है ये 6 और 7 होते हैं, कई 6 एक साथ और कई 7 एक साथ, क्या होगा 6 एंड 7। लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं, तो अपने आप में ईडियम है। और ईडियम होने का मतलब हो गया, इसका मतलब निकलेगा अस्त व्यस्त। कोई भी चीज़ आपकी चीज़ ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर में अस्त व्यस्त बिखरी हुई है, वो क्या हो गया आपका? तो इस चीज़ों को बोलते हैं आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। फिर क्या होती है देखिए आपकी फ्रेजल वर्ब्स होती है। और फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जिनके शाब्दिक अर्थ नहीं होते। अब देखिए फ्रेजल वर्ब बनती कैसे है? तो देखिए वर्ब के साथ क्या लगा देते हैं प्रीपोजिशन, तो दोनों मिलकर क्या होगा बन जाती है फ्रेजल वर्ब। और क्या होगा उस वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब वहाँ अलग अलग मीनिंग आप नहीं निकाल सकते, वर्ब का अलग मीनिंग निकाल दिया या प्रीपोजिशन का अलग मीनिंग निकाल दिया तो वो ठीक नहीं होगा, वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा मैं आपको, टेक और आफ्टर दोनों मिलकर क्या बनते हैं आपके? टेक आफ्टर बनते हैं। क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब हो गया। अब देखिए टेक का मतलब क्या होता है अलग, देखिए मीनिंग तो लेना होता है। आफ्टर का मतलब क्या हुआ? बाद में। और दोनों का मीनिंग क्या हुआ? बाद में लेना ना, मीनिंग चेंज हो गया, इसी बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। और इसका मीनिंग होता है हम शक्ल होना या सदृश होना या मिलता जुलता होना। क्या हो गया आपका? टेक आफ्टर होता है। जैसे किसी बच्चे की शक्ल अपनी माँ से मिलती है तो बच्चा क्या करता है? टेक आफ्टर करता है। इस तरह से मीनिंग चेंज हो जाते हैं किसके? फ्रेजल वर्ब के। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा देखिए, कितनी बातें होगी टोटल आपकी? 6 बातें होगी। कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन दी ब्लैंक, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और क्या हो गया आपका? फ्रेजल वर्ब हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, और बाकी जो बातें वो सारी होगी वो वर्ड पावर से होगी, वोकैब से होगी। तो देखिए वर्ड पावर से मतलब क्या होगा आपका? वोकैब। वोकैब का मतलब क्या? शब्दावली होगी। तो देखिए इंग्लिश में वोकैब का भी बहुत बड़ा रोल है, वर्ड पावर का बहुत बड़ा रोल है, इसके भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए वोकैब तैयार तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक बात है। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है आपके? एंटोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स का मतलब क्या? विलोम शब्द हो गए, आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। दूसरा क्या होता है इसमें? सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिर क्या होते हैं आपके? वन वर्ड्स होते हैं, मतलब पूरे वाक्य के लिए एक ही शब्द क्या कहलाता है आपका? वन वर्ड। एकांश शब्द, एक अर्थ वाला शब्द क्या हो गया आपका? वन वर्ड। तो एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड हो गया, होमोनिम्स, पैरोनिम्स। इसका मतलब एक ही जैसे साउंड देने वाले शब्द और एक ही रूट से बनने वाले शब्द क्या होते हैं आपके? होमोनिम्स। और क्या कहलाते हैं आपके? पैरोनिम्स कहलाते हैं। तो एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, वन वर्ड्स हो गए, होमोनिम्स हो गए, पैरोनिम्स हो गए। उसके बाद क्या होगा जरा देखिए, अब देखिए क्या होता है वर्ड अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ। तो देखिए शब्द आपको बिखेर के दे देंगे और शब्दों से वापस वाक्य बनाइए, वो क्या कहलाएगा आपका? वर्ड अरेंजमेंट कहलाता है, जिसको इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? PQRS। यदि शब्दों को आपको क्रम में लाना आ गया, शब्द कौन सी जगह पे आएगा सेंटेंस बनाने के लिए, और यदि आपने समझ लिया तो ये आपका टॉपिक क्लियर होगा, जिसका नाम क्या होगा? PQRS। और देखिए इसका एक टॉपिक और होता है, क्या होता है? देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। तो देखिए वर्ड अरेंज करके क्या बना दिया आपने? सेंटेंस। और सेंटेंस यदि आपको बिखेर के दे दी और फिर आपसे कहता है कि इनको सही सीक्वेंस में लेकर आओ और क्या बनाओ? पैराग्राफ, तो उसे क्या बोलते हैं आप? सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं। ये भी PQRS का एक हिस्सा रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार है, लेकिन ये टॉपिक होंगे तब जब इसके पहले वाला ज्ञान आपको सारा का सारा होगा, इसका बेसिक नॉलेज सारा का सारा होगा, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी और कम टाइम में हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है।
और देखिए लास्ट जो आपका टॉपिक है उसे बोलते हैं अनसीन पैसेज। सॉरी, उसके पहले मैं ले लेता हूँ, उसके पहले होता है क्लोज टेस्ट। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक में क्या होता है दोस्तों, एक या दो फिल इन द ब्लैंक होती है, उसको तो बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक। लेकिन जहाँ 5 से लेकर 10 तक फिल इन द ब्लैंक होती है उसे क्या बोलते हैं आप, क्लोज टेस्ट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कई बार नंबर्ड गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, नंबर्ड गैप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और लास्ट देखिए क्या होगा आपका, क्या हो गया, अनसीन पैसेज। और इसका मतलब होता है अपठित गद्यांश। मतलब कुछ भी मैटर आपको दिया जाएगा, आप उसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो प्रश्न पूछेंगे उनका क्या करेंगे, आप जवाब देंगे। उसे क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज। और इसको कॉम्प्रीहेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इस तरह से करीबन आपके 30 टॉपिक हो जाते हैं और उससे क्या होगा, आपका सिलेबस पूरा हो जाता है, कंप्लीट सिलेबस हो गया आपका। तो वी हैव 30 टॉपिक्स क्या करने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए। अब देखिए इंग्लिश आने से पहले क्या क्या पता होना चाहिए, तो देखिए इन सभी के बारे में आपको, और कम से कम 8 तो ये और 8 जो मैंने आपको बताया थे पार्ट्स ऑफ इंग्लिश, इनके बारे में आपको इंग्लिश आने से पहले हल्की हल्की जानकारी होना ज़रूरी है। तो आगे आने वाला सिस्टम रहेगा आज के लिए क्या होगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए करीबन 30 टॉपिक आपको पूरे करने पड़ेंगे। और इन 30 टॉपिक को पूरा करने के बाद अब भले आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, अब एसएससी में आपका सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आप बैंक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीपीयू का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एनडीए, सीडीएस, या फिर आप आरपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पर भी। लेकिन एक बार आपको जो बेसिक इंग्लिश हैं वो आपको करनी पड़ेगी। तो आपका फोकस कहाँ होगा, कॉन्सेप्ट पे नहीं होगा, रूल पे नहीं होगा। पहले बात करेंगे इंग्लिश के बेसिक्स क्या, और वो पकड़ में आ गए तो आपके सारे के सारे रूल्स और सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली काम करने लग जाएंगे। और बिना समझ के करोगे तो रूल्स और कॉन्सेप्ट का कोई रोल ही नहीं होगा। तो इतनी सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक बात है। और जब ये पूरा वीडियो देखो तब बार बार वीडियो को देखने से स्किप मत मारना, क्योंकि यहाँ पे एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और यदि स्किप मारने की आदत पड़ गई तो फिर आपका जो इंपॉर्टेंट बात छूट गई तो वो छूट जाएगी फिर। तो ये मूवी नहीं है, ये कोई ऐड नहीं है, ठीक बात है। ये आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बहुत अहम कड़ी है। क्या है, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, और वो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। इसलिए आप इसको सीरियसली बार बार रिवाइज करते रहेंगे। अब देखिए ये एक क्लास होगी आपकी। इसके बाद देखिए सेंटेंस बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है आपको पता होना चाहिए। देखिए सेंटेंस में क्या क्या होता है, तो देखिए सेंटेंस में आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी। अब देखिए सवाल पैदा होता है कि सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, सेंटेंस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है, सेंटेंस बनने के लिए वर्ब का होना ज़रूरी होता है कि नहीं होता है। इस पर डिस्कशन होगा। तो व्हाट डज अ सेंटेंस नीड, मतलब एक सेंटेंस बनने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी, इस पे आपका फोकस होगा। तो जो मेरा अगला वीडियो होगा वो इसी से लिंक करता हुआ होगा, और उसमें क्या होगा, आपका सारा सिस्टम यहीं से शुरू होगा आपका। व्हाट डज अ सेंटेंस नीड, तो बताओ सेंटेंस बनने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको, सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी बात को आगे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच। और इसको बहुत अच्छे से समझना आप, और ये बातें आप समझते चले गए तो बहुत आनंद की अनुभूति होगी। और सारी की सारी पढ़ाई आपकी ऑनलाइन चलेगी। जो मेरा ऐप है सावन डिजिटल इंग्लिश ऐप, वहाँ से आपकी पढ़ाई होगी। और देखिए चूँकि कोविड-19 आ गया है तो इसको झेलना तो पड़ेगा ना, तो इसको झेलेंगे भी, सिक्योर भी होंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे। कब तक घर बैठे रहेंगे आप लोग, ठीक बात है। तो अगला टॉपिक क्या होगा अपना, व्हाट डज अ सेंटेंस नीड, सेंटेंस बनने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।